एग्रीकल्चर के मामले में सर्वे की दो बातें हमने कंप्लीट कर ली। एक कि वी हैव टू प्रोड्यूस मोर फ्रॉम लेस इनपुट्स, और दूसरा कि वी हैव टू डाइवर्सिफाई आवर एग्रीकल्चर। वो चीज़ें ख़त्म, अभी पैसों के रिलेटेड मैटर पे देखेंगे कि मार्केटिंग, क्रेडिट, लोन, इंश्योरेंस के लिए क्या। सबसे पहले इंश्योरेंस। पुराने ज़माने में स्कीम थी नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम, जिसको आगे मॉडिफाई किया गया। ये सब कैंसल। जनवरी 2016 से केवल एक ही स्कीम है, दैट इज़ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जिसकी मदद से नेचुरल कैलेमिटी, प्राकृतिक आपदाओं के सामने आपकी फसल को इंश्योर किया जाएगा। और जब भी फसल बर्बाद हो गई तो स्मार्टफोन और रिमोट सेंसर की मदद से इंश्योरेंस कंपनी के अफसर उसका मुआयना करेंगे और सीधा आपके अकाउंट के अंदर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र में किसान के पास पैसा पहुंच जाएगा। और गुजरात देश का सबसे पहला राज्य ऐसा है जहां पर यह स्कीम लागू की गई यूजिंग ओनली ई पोर्टल। फाइल, पेपर वर्क, फिजिकल फॉर्म कुछ भी नहीं पढ़ना है, किसान ने ऑनलाइन पोर्टल पे जाके रजिस्टर करवाना है। ठीक। अब फसल बीमा योजना, जैसे कि हमने कार या कुछ खरीदा तो कार की कितनी कीमत थी, उसी हिसाब से उसका कार इंश्योरेंस में इतना प्रीमियम है, लाइक दैट वी मूव ऑन, राइट। तो उसी प्रकार आपकी इतने एकड़ जमीन है, वहां पर इस प्रकार की खेती करने वाले हो और मान लो कि 100 रुपये कुल प्रीमियम हो रहा था, उसमें से आपने बीमा कंपनी को केवल 2 रुपये ही देने हैं अगर खरीफ क्रॉपिंग आप कर रहे हो। अगर रबी हो तो 1.5% और हॉर्टिकल्चर या कमर्शियल क्रॉप हो तो जितना प्रीमियम बना है उसका केवल 5% ही किसान ने बना है, बाकी का सरकार अपनी तरफ से जुगाड़ करेगी। अब ये लागू कौन कर रहा है? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ऊपर बैठा है कृषि मंत्रालय, जो कि 11 प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी और एक सरकारी एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड AIC, इनकी मदद से अभी ये स्कीम जब लागू की गई तब। इसके अलावा भी 4 और जनरल इंश्योरेंस कंपनियां हैं सरकार की खुद, लेकिन उस वक्त ये चीज़ कंसिडरेशन में कि इनको साथ में लेना है कि नहीं लेना है। अभी ये 4 कौन सी जनरल इंश्योरेंस सरकारी कंपनियां हैं, L2 सीरीज में आप देख लेना। इंश्योरेंस की बात कर रहे थे तो दो डेफिनेशन। इंश्योरेंस पेनिट्रेशन का मतलब देश का GDP कितना है और प्रीमियम कितना जनरेट होता है, तो उस हिसाब से पहले से अभी भारत में थोड़ी वृद्धि हुई है। इंश्योरेंस डेंसिटी, आपके देश में कितनी जनता है और उसके सामने कितना प्रीमियम आ रहा है, तो पर कैपिटा प्रीमियम मिलेगा, दैट इज कॉल्ड इंश्योरेंस डेंसिटी। तो ये भी 2001 के तुलना में 2014 में बढ़ा है। तो एज सच, क्योंकि ये सरकार की जीवन प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, सुरक्षा बीमा योजना, अटल बीमा योजना एंड सो ऑन, जनधन अकाउंट्स वगैरह, उसके चलते फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ा है, तो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन, इंश्योरेंस डेंसिटी भी बढ़ा है। लेकिन अगर विश्व के अच्छे देशों के सामने तुलना करें तो इंडिया इज स्टिल, हम लोग खड़े में गए देश हैं। खैर, ये सब सरकारी स्कीम, उसका फीचर, नेशनलाइजेशन, वो सब आप ये L2 सीरीज़ के ये नंबर की वीडियो में खुद से देख लेना, उसमें कुछ नया नहीं आया तो मैं ज़्यादा जाऊँगा नहीं। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना देख लिया। अभी लोन के बारे में बात करते हैं। एग्रीकल्चर फाइनेंस में एज सच बैंक नेशनलाइजेशन और वो रीजनल रूरल बैंक्स, वो तो पुरानी बातें हमने पिछले साल ही करी थी। उसके अलावा क्या क्या, इन द ईयर 1998 किसान क्रेडिट कार्ड लेके आए सरकार। फिर 2006 में लाए इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम, मतलब ये सरकारी और प्राइवेट शेड्यूल कमर्शियल बैंक हो, रीजनल रूरल बैंक हो, कोऑपरेटिव बैंक हो, यहाँ पर किसान को 3 लाख रुपए तक की एग्रीकल्चर लोन केवल 7% ब्याज पे मिलेगी, और उसमें से भी 2% ब्याज सरकार भरेगी। अगर किसान नियमित ब्याज भर रहा है तो 1% और सरकार भरेगी अपनी तरफ से ब्याज। तो कुल मिला के 7 -2 -1 मतलब इफेक्टिवली किसान को लोन पड़ेगी 4% में। तो इस प्रकार से इंटरेस्ट सबवेंशन किया जा रहा है। और जो एग्रीकल्चर में इस प्रकार से पैसा घुमाना था, तो लोन टारगेट पिछले साल था 8.5 लाख करोड़ रुपीज़ और 2016 बजट में बोला है 9 लाख करोड़ रुपीज़। और यहाँ पर भी ये जो इंटरेस्ट सबवेंशन वाली लोन किसान ने ली है और वो नहीं भर पा रहा, तो एक्सटेंशन मिलता है। किसान क्रेडिट कार्ड हो तो इतने महीने, नेचुरल क्लैरिटी में इतने, नेगोशिएबल वेयरहाउस रिसिप्ट गिरवे मुके तो इतने। खैर, अपने लिए ये ट्रिवियल डेटा काम का नहीं, सिवाय कि आप बैंक की और खासकर रीजनल रूरल बैंक में कोई IBPS वाली परीक्षा दे रहे हो। एक और बात, इन सब चीज़ों में ये जनाब क्या बोल के गए थे, दीपक मोहंती कमेटी ऑन मिड टर्म फाइनेंशियल इंक्लूजन, उसने बोला था कि ये इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम बंद कर देनी चाहिए, उसकी जगह पे देयर शुड बी ए यूनिवर्सल सब्सिडी फॉर एग्रीकल्चर इंश्योरेंस। तो वो पूरी क्या बात थी, BS 161 पार्ट 9 में आप बैंकिंग की इस साल के लेक्चर में आप देख लेना। ठीक। नीति आयोग का इसमें क्या बोलना है? नीति आयोग ने एक एक्सपर्ट पैनल का गठन किया था, जिसने बोला कि गांव के अंदर हर एक किसान खुद की ज़मीन पे खेती नहीं करता, बहुत सारा नीचे वो शेयर क्रॉपर्स को दे दिया है, टेनार्ट फार्मर्स को दे दिया है, और मुंह पे ज़बानी ही उनका डीलिंग हुआ होता है कि भाई तू ये साल में खेती करना, जिसमें से इतना मेरे को भाग में दे देना। और ऐसे इनफॉर्मल टेनेंट्स फिर जाके बैंक से लोन लेनी हो, इंश्योरेंस फसल बीमा योजना में जाना हो, डिजास्टर रिलीफ, तो उनको नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि उनके पास वो फॉर्मल लैंड अग्रीमेंट या लीजिंग अग्रीमेंट होता नहीं। तो
नीति आयोग ने ये रेकमेंड किया है कि एक मॉडल लॉ बनाया जाए ताकि इस प्रकार के इनफॉर्मल टेनांट हैं उनका भी पूरा एग्रीमेंट फॉर्मलाइज किया जा सके। सेकेंडली, नीति आयोग ने पाया कि ये लोन में पैसा तो लाखों करोड़ों रुपए घूम रहा है, बट मोस्ट ऑफ दैट लोन इज गोइंग टुवर्ड्स शॉर्ट टर्म टाइप की लोन में जा रहा है। ये एक सीजन का मुझे फर्टिलाइजर या सीड्स खरीदना है लाइक दैट, रादर देन लॉन्ग टर्म में कम पैसा जा रहा है। मतलब लॉन्ग टर्म लोन में पैसा कब जाएगा, अगर लैंड डेवलपमेंट के लिए या मशीनरी ऐसा कुछ खरीदने के लिए किसान ने लिया हो पैसा, बट ऐसा किसान लोन में कम पैसा ले रहे हैं, तो इसके लिए नाबार्ड की मदद से कुछ जुगाड़ करने की आवश्यकता है, ऐसा भी नीति आयोग ने सुझाव दिया है। अब फार्म मैकेनाइजेशन की बात कर लेते हैं, तो इसके क्यों ज़रूरत है भारत में, ये सारे मुद्दे पुराने साल में जो बात थी वही वापस रिपीट हो रही है। नए सर्वे ने क्या बोला कि फार्म मैकेनाइजेशन में ऐसी मशीनरी अब बनाई जाए दे आर विच आर अर्गोनॉमिकली डिजाइन फॉर फीमेल, छोटी साइज़ की हो, आराम से कम मेहनत से पावर स्टीयरिंग जैसा कुछ हो, ताकि इट कैन रिड्यूस द ड्रजरी एंड सेफ्टी ऑफ द वीमेन। रीजन स्पेसिफिक भी होना चाहिए कि पंजाब में जो ट्रैक्टर है उसी प्रकार का अपने हिमाचल की पहाड़ी में भी काम लगे, ज़रूरत नहीं है, तो रीजनली वो अलग अलग एरिया में अलग अलग प्रकार की मशीनरी चाहिए। थर्ड थिंग, भारत के अंदर इवन बड़े किसान भी ट्रैक्टर वगैरह अफोर्ड नहीं कर पाते या फिर कि वो उनको जम नहीं रहा है। सो बेटर कि हर एक किसान जाके अपना ट्रैक्टर खरीदे, उसके जगह पे गांव में ही जो शिक्षित बेरोजगार हों उनमें से 3-4 को सरकार कोई लोन में पैसा दे के उनकी एक छोटी सी ट्रैक्टर रेंटिंग कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के ऐसा कुछ बना दे, और फिर जिस किसान को अपना हल चलवाना है वो मोबाइल ऐप से बुकिंग करा दे, और जैसे ओला टैक्सी बुकिंग होता है उसी प्रकार कोई ओला ट्रैक्टर बुकिंग हो जाए, ऐसा कोई रेंटल सिस्टम होना चाहिए, ऐसा नए सर्वे ने सुझाव दिया है। सो लाइक दैट हम जो पैसे वाली बातें कर रहे थे एग्रीकल्चर में, इंश्योरेंस, फसल बीमा योजना देख लिया, क्रेडिट, वहाँ पर ये जो लोन और किसान क्रेडिट और इंटरेस्ट सबवेंशन वो बातें करी। अभी मार्केटिंग की ओर आते हैं कि किसान फसल तो पैदा कर लेता है लेकिन जब बेचने जाए तो उसको दाम नहीं मिल रहा है। उसके लिए सरकार लेके आई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट NAM। पिछले बजट में सरकार अतीफ लेके आई थी, दैट वाज एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, जिसके पैसे की मदद से ये वेबसाइट उन्होंने बनाई, दैट इज ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट enam.gov.in। प्रयोजन ये है कि ऑनलाइन पोर्टल पे जाके किसान अपनी पैदावार बेच सकता है और लोग खरीद सकते हैं लाइक दैट। इससे फ़ायदा ये होगा, ऑनलाइन ऑक्शन तो बढ़िया दाम मिलेगा, प्राइस डिस्कवरी हो जाएगी, इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री खत्म हो जाएगी। इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री मतलब दिल्ली में बैठा कोई आदमी UPSC की तैयारी कर रहा है और उसको पता है कि NCERT पढ़ना है, द हिंदू पढ़ना है, फ्लडलाइट पढ़ना है, और सामने आप मेहनत तो करते लेकिन आपको किसी ने ये बोला ही नहीं और उसके कारण आप दिल्ली से बाहर रह के तैयारी की और नापास हो गए, दैट इज कॉल्ड इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री। खेती में भी इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री होती है कि अगर मान लो तमिलनाडु में गेहूं का दाम ज़्यादा चल रहा है बट पंजाब के किसान को वो बात खत्म पता ही ना हो, एंड लाइक दैट ही इज़ नॉट डूइंग XYZ थिंग, तो उस प्रकार की इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री भी वेबसाइट हो तो ऑनलाइन डिस्कवरी सारी चीज़ हो सकती है। किसान को इससे क्या फ़ायदा, उसने रजिस्ट्रेशन के वक्त केवल एक ही बार होलसेल मार्केट फ़ी के नाम पे पैसा देना पड़ेगा। अगर वो फिजिकल मंडी में लेके जाता तो वहाँ पर ये मार्केट फ़ी तो होती, मंडी चार्जेस, एजेंट कमीशन जात की उसके ऊपर चीज़ें लगने वाली थी, वो यहाँ पर नहीं लगती, केवल वन सिंगल मार्केट फ़ी भरनी पड़ती है। तो उसे तो ये फ़ायदा है व्यापार, और वो फिर अपना प्रोफाइल बना के वो वहाँ पर मैटर लिख सकता है कि इतनी किलो वीट इस क्वालिटी का मेरे को बेचना है और ये मेरा प्राइस बैंड या एक्सपेक्टेशन फ्लोर प्राइस है। उसके सामने ये व्यापारी को क्या मजा, वो भी ऑनलाइन जाके ऑक्शन में भाव देकर चीज़ खरीद सकता है। यहाँ पर मजा ये है, एक राज्य के लिए केवल एक ही बार उसने लाइसेंस लेना पड़ेगा, अदरवाइज व्यापारी मंडी वाइज जाता तो उसने अहमदाबाद, बड़ौदा, राजकोट, सूरत, बिलीमोरा, चिखली, नवसारी हर एक जगह पे अलग अलग लाइसेंस लेने पड़ते, बट इन दिस केस वन लाइसेंस इज वैलिड अक्रॉस द स्टेट। तो मतलब ये तो इलेक्ट्रॉनिक इनाम पोर्टल बहुत बढ़िया है, बट ये चीज़ लागू करनी हो तो एग्रीकल्चर वाला मैटर पूरा राज्य सरकारों को अपना APMC एक्ट में सुधार करने पड़ेंगे। अब तक सर्वे ने ऑब्जर्व किया कि हार्डली 12 स्टेट हैव मॉडिफाइड देयर लॉज, पूरे देश के सभी राज्य इसको अपने APMC एक्ट रिफॉर्म करेंगे तभी जाके ये पूरे देश को कवर कर पाएगा। कुछ और भी क्रिटिसिज्म चल रहा है, देखिए इनाम पोर्टल के अंदर पैसे का लेन देन, इन्फॉर्मेशन का लेन देन तो ऑनलाइन हो जाता है, बट फिजिकल गुड्स की डिलीवरी कैसे होती है, ये फ्लिपकार्ट भी नहीं है कि उसमें किसान अपना फेडेक्स या DTC की मदद से कुरियर कर देगा ना। सिस्टम ये है कि अतीफ फंड से इनाम वेबसाइट तो बन गई, बट उस हिसाब से मान लो कि व्यापारी ने किसान से ऑनलाइन खरीदा होगा तो वो फिजिकल बोरियां भर के किसान नज़दीकी मंडी में ले जाएगा, वहाँ पर
वो इनाम वालों ने अपना एक क्वालिटी कंट्रोल सेंटर वो पूरा सर्टिफाई करेंगे और फिर वहाँ से इंटर स्टेट एंड इंट्रा स्टेट ट्रांसपोर्ट होगा। जब ये पूरी चीज़ मंडी के मार्फत इंटर स्टेट इंट्रा स्टेट करना है, देन यू हैव टू रिफॉर्म द एपीएमसी एक्ट, जो कि राज्य सरकार सभी ने नहीं किया। सेकंड थिंग, सभी किसान मंडी में अपना प्रोड्यूस लेके नहीं आते। देयर आर टू रीजंस। वन थिंग, बहुत सारे किसान क्योंकि फाइनेंशियल इंक्लूजन का अभाव है तो बैंक से लोन उनको मिलता नहीं है, दे गो टू अपने ही गांव के वो अरहतिया मतलब मिडल मैन या फिर कि बनिया, उसी से उधारी में पैसा लेके सीड फर्टिलाइजर सब कुछ खरीदा होता है। तो जब फसल उसकी पक जाए तो वो रादर देन पेइंग द इंटरेस्ट एंड एवरीथिंग वो अपनी प्रोड्यूस उसी को दे देता है और वहाँ से पूरा सरबर कर लेते हैं। तो जब वो पैसा मतलब कि किसान मंडी तक अपना प्रोड्यूस लेके नहीं आएगा, वो गाँव में ही बेच देता है चीज़। सो देयरफॉर दिस ई नाम प्रोजेक्ट विल फेल, ऐसा कुछ लोग मानते हैं। सेकंड थिंग कि अगर मंडी तक उसने अपना गेहूं चावल लेके जाना है तो किसान के पास अपना कोई ट्रैक्टर रिक्शा कुछ साधन होना चाहिए। बहुत सारे किसानों के पास ये होता नहीं, वो अफोर्ड नहीं कर पाते। और वहाँ पर तो उसकी क्या दवाई हो सकती है कि फार्मर का कोऑपरेटिव बना दे, वहाँ पर भी जैसा ओला ट्रक टेम्पो ऐसा कोई मोबाइल ऐप रेंटिंग सिस्टम लगा दे, राइट। और बनिए और हथिये की समस्या के लिए कुछ किसान क्रेडिट कार्ड फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ाया जाए, ये सब काम कुछ करने चाहिए, ऐसा सर्वे बोलता है। और क्या चर्चा में, आपको पता होगा कि फूड इन्फ्लेशन की समस्या बहुत रही है, तो पिछले बजट में उसको टक्कर लेने के लिए प्राइस स्टेबिलाईजेशन फंड या मूल्य स्थितिकरण फंड सरकार लेके आई, जिसके अंदर कृषि मंत्रालय 500 करोड़ रुपए लेके बैठी और वहाँ से राज्य सरकार की प्रोक्योरमेंट एजेंसी उधारी में मतलब पैसा लेके आती हैं और वहाँ से वो शुरुआत में ऑनियन पोटैटो किसानों से खरीदेंगे और बाजार में उतारेंगे, ताकि उन चीज़ों में अगर फूड इन्फ्लेशन हो तो सप्लाई बढ़ा के टक्कर ले जा सके। तो इस प्रकार के इंटरेस्ट फ्री एडवांसेस प्राइस स्टेबिलाईजेशन फंड से नीचे राज्यों को दिए जाते हैं। ये चीज़ भी चर्चा में अभी इसलिए आई क्योंकि दाल के अंदर भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन देखने को मिला, बट ये प्राइस स्टेबिलाईजेशन फंड का पैसा केवल ओनियन और पोटैटो के लिए दिया जा रहा था। तो राज्य सरकार के कृषि मंत्री जाके ऊपर उन्होंने रजुआत की कि हमको दाल खरीदने के लिए भी इसमें से पैसा आप दीजिए। प्रश्न, ये सारी चीज़ लागू कौन कर रहा है? नाम पोर्टल है या फिर प्राइस स्टेबिलाईजेशन फंड? सबका बाप ऊपर बैठा है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, उसके नीचे होता है स्मॉल फार्मर एग्रीकल्चर बिजनेस कंजोर्शियम, और यही लोग दोनों स्कीम लागू कर रहे हैं। अपना ये नाम पोर्टल भी वो चलाते हैं और प्राइस स्टेबिलाईजेशन फंड भी वो लोग चलाते हैं। और क्या, कृषि सिंचाई फसल बीमा वगैरह वगैरह। एक और भी स्कीम है कृषोन्नति योजना, और ये एक प्रकार की कोर स्कीम है, मतलब कॉस्ट शेयरिंग होगा 60-40 90-10। ये एक अम्ब्रेला स्कीम है जिसके नीचे बहुत सारी स्कीम पुरानी वाली आ गई। एक था कि नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, जिसके चलते ये राइस व्हीट पल्सेस इसका कल्टीवेशन बढ़ाना था, वो सारी चीज़ यहाँ पर आ गई। नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन डैश कमर्शियल मतलब कॉटन जूट शुगर केन के लिए, डैश हॉर्टिकल्चर मतलब फ्रूट वेजिटेबल ट्यूबर एंड बाम्बू के लिए, तो ये सब प्रमोट करने के लिए यहाँ से पैसा आएगा। फिर ऑयल सीड पाम का मिशन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए, सॉइल हेल्थ कार्ड, मृदा परीक्षक और वो सब याद करो, कोऑपरेटिव मार्केटिंग, एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री एंड एग्रीकल्चर सेंसस, ये सभी चीज़ें कृषोन्नति योजना के नीचे अम्ब्रेला में सब कुछ आ गई। और इन सभी में कॉस्ट शेयरिंग क्या है केंद्र और राज्य का, बिकॉज इट इज़ अ कोर स्कीम टू 60-40 90-10। और क्या, एक्सटेंशन में इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, राइट, एक प्रकार की ऑटोनोमस बॉडी है, उनकी कुछ प्रमुख योजनाएं मेड द फॉलोइंग के लिए। फार्मर फर्स्ट, इसके नाम पे वो इनोवेशन रिसर्च कराते हैं। देन स्टूडेंट रेडी, मतलब उसको एंटरप्रेन्योरशिप एग्रीकल्चर MBA टाइप की सारी तालीम दी जाएगी। देन आर्या, दैट इज अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग यूथ इन एग्रीकल्चर, ताकि वो सब लोग इंजीनियरिंग और UPSC के चक्कर में ना चले जाएं। एंड लास्टली मेरा गांव मेरा गौरव, तो एक्सपर्ट शहरों से फील्ड में विजिट लेंगे और वहीं पर किसानों को वो मुफ्त में कोचिंग देगी कि आपने ऐसे नहीं ऐसे खेती करनी चाहिए तो ज़्यादा आपको लाभ होगा। ओके, सो लाइक दैट एग्रीकल्चर के अंदर वी हैव टू प्रोड्यूस मोर फ्रॉम लेस, वो समझ लिया, डाइवर्सिफाई करना है वो समझ लिया, पैसों के लगती अपनी ये क्रेडिट इंश्योरेंस मार्केटिंग एक्सटेंशन देख लिया। अभी लास्ट पिलर एनिमल हस्बेंड्री, वहाँ पर थोड़ा रैंकिंग और नए बजट में क्या बातें की वो देखते हैं। सबसे पहले कि जैसे मनुष्यों का सेंसस होता है उसी प्रकार लाइफ स्टॉक सेंसस भी भारत में होता है। अंग्रेजों ने शुरू कराया था इन द ईयर 1990 और लेटेस्ट हुआ, देखिए मानव आदमियों का सेंसस लेटेस्ट हुआ 2011 में, उसी प्रकार पशुओं का लेटेस्ट हुआ 2012 में। उस हिसाब से भारत में सबसे ज़्यादा आबादी कौन से पशु पक्षियों की है, तो डोमेस्टिक कैटेगरी में पोल्ट्री, देन कैटल, फिर बफेलो, फिर गोट, शीप एंड लास्टली पिग। इस प्रकार से मतलब सबसे ज़्यादा है पोल्ट्री। अब ये पोल्ट्री की बात करेंगे तो एग आएगा, कैटल बफेलो की बात करेंगे तो मिल्क आएगा। तो पर कैपिटा मिल्क अवेलेबिलिटी पूरे विश्व से अपनी भारत में मतलब एवरेज ज़्यादा है, और उसी प्रकार अपना मतलब लाइफ स्टॉक भी बहुत ज़्यादा है।
तो इन सब का पर कैपिटा अवेलेबिलिटी कौन गिनता है, मिल्क का या एग का? दैट इज डन बाय रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, ऐसा अपना ईयरबुक बोलता है। पोल्ट्री में आप समझिए कि बीपीएल फैमिलीज तो वो पल्सिस दाल भी अफोर्ड नहीं कर पाते, तो उनको अगर आप कुछ सरकार पैसा दे दे और वो मुर्गियाँ पाले, वहीं अंडे में से उनको प्रोटीन मिल जाएगा, राइट। सो वहाँ पर बीपीएल बैकयार्ड पोल्ट्री स्कीम चल रही है। बफेल और कैटल की बात करें तो वहाँ पर विदेशी जर्सी गाय वगैरह तो होता ही है, बहुत बढ़िया वो दूध भी देती है, बट उसके सामने अपनी कुछ इंडिजिनस कैटल भी है, जैसे ये गीर, साहिवाल, कांकरेज। उसमें से कौन सी गाय है, कौन सी भेज, कौन सी किस इलाके में मिलती है, वो आप रिफ़र कर सकते हैं मैग्रो हिल या फिर अपना ल्यूसेंट जीके में से, जब बाकी सब कुछ खत्म हो जाए तो देख लेना। खैर, तो ये गिर, साहिवाल, कांकरेज ये सब अपनी देसी गाय भैंस की जो ब्रीड है उसका फ़ायदा क्या है, एज सच वो विदेशियों के सामने कम मिल्क यील्ड देती है, बट क्वालिटी वाइज वो बढ़िया रहता है। सेकंड, these ब्रीड्स आर ड्रॉट एंड डिजीज प्रूफ, खराब इलाकों में भी ये जिंदा रह सकती हैं। तो इनका भी कंजर्वेशन प्रमोशन करने के लिए सरकार 2013 में इंडिजिनस कैटल कंजर्वेशन स्कीम लेके आई। आगे उसी प्रकार कुछ स्पीसीज जो थ्रीटन हो रही है, तो थ्रीटन ब्रीड कंजर्वेशन प्रोग्राम भी लेके आए, जहां पर राज्य सरकार खुद आके कृषि मंत्रालय को बोले कि हमको ये के लिए पैसा चाहिए। जैसे अरुणाचल प्रदेश ने मांगा है याक और पोनी कंजर्वेशन के लिए। अब याद रखना, थ्रेटन ब्रीड प्रोग्राम मतलब लोग मस्ती में आके किए तो एनवायरमेंट मिनिस्ट्री वाला होगा, नहीं, थ्रेटन ब्रीड वाला चीज़ है एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से। और क्या, शीप एंड गोट दे आर कंसिडर्ड स्मॉल रूमिनेंट्स, और शीप ब्रीडिंग के लिए हिसार में, हरियाणा का हिसार, वहाँ सेंट्रल शीप ब्रीडिंग फार्म है। ईयरबुक टाइप इन्फॉर्मेशन कभी कभी पूछ लेते हैं। तो ये हमने समझ लिया लाइफ स्टॉक, जमीन पे रहने वाले। फिर पानी में क्या, फिश प्रोडक्शन में पूरे विश्व में नंबर 1 आएगा चाइना, सेकंड इज इंडिया। और भारत के अंदर भी सबसे ज़्यादा मछली कहाँ से मिलती है, जो अपना ये पूरा ईजर वगैरह है, तो समंदर से, खारे पानी वाली। सेकंड, फ्रेश वाटर, जहाँ गर्म पानी के अंदर ज़्यादा मछली रहती है। फिर फ्रेश वाटर कोल्ड, वहाँ पर उससे थोड़ी कम। एंड लास्टली इन द एस्चुअरीज। तो इस प्रकार का अपना डिसेंडिंग ऑर्डर बनता है। फिर अलग अलग प्रकार के रेनबो रेवोल्यूशन में ये अपना गोल्डन मतलब हॉर्टिकल्चर और ये सब आप घर पे देख लेना। बजट में नई क्या बात करी गई कि ये एनिमल वेलनेस, एनिमल डिजीज कंट्रोल के लिए हम पशुधन संजीवनी योजना लेके आएंगे। देन सॉइल कार्ड, सॉइल हेल्थ के लिए तो सॉइल कार्ड सिस्टम है, उसी प्रकार पशुओं की हेल्थ के लिए हम नकुल स्वास्थ्य पत्र लेके आएंगे, हेल्थ कार्ड फॉर एनिमल्स। एंड ये पशुओं का ऑनलाइन ट्रेडिंग, ले व्यापार हो सके उसके लिए ई पशुधन हाट ऐसा ऑनलाइन पोर्टल बनाएंगे। एग्रीकल्चर एलाइड इंडस्ट्री की बात कर रहे थे, तो 2016 CAPF UPSC की परीक्षा में पूछा गया कि KVIC दैट इज खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन, उसका क्या उद्देश्य है। गांव में रोजगार देना है, सेलेबल आर्टिकल बनाना है, सेल्फ रिलायंस को प्रमोट करना है, एंड दिस ओनली 1 and 2 and लाइक दैट। अब ये दिस क्वेश्चन एंड इट्स स्टेटमेंट इट इज वर्बेटिम कॉपी किया गया है इंडिया ईयरबुक चैप्टर 16, माफ कीजिएगा चैप्टर 19 इंडस्ट्री में से लिया गया है कि द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ KVIC इंक्लूड, ऐसा करके आप देखो 1 2 3 करके वही शब्द, वही स्टेटमेंट यहाँ पर यूज किए गए हैं। सो आंसर इज ऑल करेक्ट। उसी प्रकार ईयरबुक से एक और सवाल पूछा गया इसी CAPF 2016 में, मूगा, एरी, मलबेरी, टसर, ये क्या है, सिल्क वैरायटी है, इनको डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ प्रोडक्शन में आप अरेंज करो, 3 2 1 एंड सो ऑन दिया गया है। ये भी उसी इंडिया ईयरबुक और उसका चैप्टर 19 इंडस्ट्री, वहाँ पर उन्होंने दिया है कि अमॉन्ग 4 वेराइटीज़ सबसे ज़्यादा होता है भारत में मलबेरी, उसके बाद टसर, फिर एरी, फिर मूगा। अब देखिए बहुत सारे लोग इतना तो रट्टा मार लेते हैं कि मलबेरी सबसे ज़्यादा होता है भारत में, मूगा सबसे कम, बट इतना भी याद हो तो भी जवाब टिक नहीं हो पाएगा, बिकॉज 3 1 3 1 है ना। आप देखिए ऑप्शन A एंड B 50-50 हो जाता है। सो इट इज़ अगेन वन टाइप ऑफ फैक्चुअल क्वेश्चन, पता है तो टिक करो, अदरवाइज तुक्केबाजी या मार्क एंड रिव्यू में नहीं जाना चाहिए, वी शुड स्किप दिस वन। इसके अलावा भी ईयरबुक में से ये जनरल स्टडीज़, वहाँ पर एनिमल हस्बेंड्री, ये टेक्नोलॉजी इन द एड ऑफ फार्मर, एग्रीकल्चर मिशन, क्लिनिक, कॉल सेंटर, किसान चैनल, बोवाइन ब्रीडिंग, सो ऑन एंड सो ऑन। मैं अभी नहीं जाऊँगा, मुख्य परीक्षा रिवीजन सीरीज में मिलेंगे तब उसकी बात करेंगे। सो लाइक दैट वी हैव कंक्लूडेड दिस पिलर 4, जिसका सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी वहाँ एग्रीकल्चर, तो वी हैव टू प्रोड्यूस मोर फ्रॉम लेस इनपुट, सीड, इरीगेशन, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड देख लिया। हमने डाइवर्सिफाई करना है, केमिकल से ऑर्गेनिक, राइट, राइस वीट से पल्सिस की तरफ, वो भी कर लिया। पैसों के मामले में मार्केटिंग, एक्सटेंशन, ये इंश्योरेंस, क्रेडिट, फसल बीमा योजना, वो सब देख लिया। एंड लास्ट अभी हमने देखा कि पशुपालन, मत्स्योद्योग, तो वहाँ रैंकिंग एंड बजट में नहीं क्या बात करी गई। सो लाइक दैट एग्रीकल्चर इज ओवर। इसके बाद हम मिलेंगे तो चौथा ही पिलर सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, वहाँ पर जाएंगे मैन्युफैक्चरिंग, जहाँ पर मेन फोकस अपना रहेगा एक तो लेबर से एंड सेकेंडली स्टार्टअप कंपनीज।